हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो इन्वेस्टमेंट या निवेश जिसको बोलते हैं। रिटायरमेंट के बाद इन्वेस्टमेंट सही कैसे कहाँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। मैंने वीडियो फर्स्ट टाइम बनाया है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ मेरा कुछ कहने में और इसमें कुछ आपको फ्लॉज या गलती मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी-अभी मैं रिटायर हो गया 60 इयर्स कंप्लीट करके। कुछ लोग 58 में रिटायर होते हैं, कोई 60 में रिटायर होता है। तो आपको एक लंप सम अमाउंट आता है नॉर्मली। तो जो आपका ग्रेच्युटी है और जो पीएफ का पैसा है, तो वो लंप सम अमाउंट आपको क्या करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, इसी बारे में मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको सही रिटायरमेंट एन्जॉय करना चाहिए, तो आपको सेविंग की आदत पहले से डालना चाहिए या 30 या 35 साल के जब आप रहते हैं। उसमें जनरली एक अच्छे ऑप्शन है जैसा म्यूचुअल फंड में सिप बोलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और या अभी नया-नया निकला है एसडब्ल्यूपी, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। आप पीपीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है, जो आप पोस्ट ऑफिस या बैंक में अगर जितना अर्ली आप अगर इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे तो आपका रिटायरमेंट भी उतना ही अच्छा हो जाएगा। इसलिए अभी लोगों को अवेयरनेस बहुत आया है म्यूचुअल फंड्स और इसी के बारे में, और उसका उन्होंने फ़ायदा उठाना चाहिए। मुझे भी अवेयरनेस आया लेकिन थोड़ा लेट आया 2017 के आसपास। लेकिन पीपीएफ का मेरा फंडा क्लियर था, तो पीपीएफ में पहले से मैंने इन्वेस्ट किया था। पीएफ का अगर आप पहले से चालू करेंगे करीब 30 साल से, तो आपका एक अच्छा कॉर्पस जमा हो जाता है और उसका क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं, तो एक अच्छा अमाउंट आपको मिल सकता है और वो सेफ रहता है और टैक्स फ्री रहता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से है या गवर्नमेंट सेक्टर जो 2004 के बाद आप अगर ज्वाइन किया तो उनको भी रिटायरमेंट नहीं है, तो अपना बिगेस्ट एक प्रॉब्लम है कि रिटायरमेंट के बाद हर महीने आने वाला जो पैसा है वो तो बंद हो जाता है, और आपको ऐसा भी पेंशन बहुत कम रहता है। तो एक्चुअली मैं गवर्नमेंट के जो पहले के लोग हैं उनसे मैं थोड़ा ईर्ष्या करता हूँ कि उनको जो अभी उनका सैलरी है कम से कम उससे आधा उनको पेंशन मिलता है, तो उनको लाइफ में अगर ज़्यादा कुछ सेविंग नहीं किया तो भी उनका कोई गुज़रा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अच्छा खासा अमाउंट उनको गवर्नमेंट वाले को मिलता है। लेकिन प्राइवेट में वो एक ड्रॉबैक है कि आपको पेंशन मिलता है, एक नॉमिनल रहता है, मैं आगे बताऊँगा। नॉर्मली प्राइवेट जो अभी रिटायर होते हैं उनको मैक्सिमम 5,000 पर महीना मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक कैप किया है, जैसा कितना भी आपका बेसिक रहो तो 15,000 बेसिक पकड़ के वो कैलकुलेट करता है। तो 5,000 तो बहुत ही कम है आजकल के खर्चे ज़माने में, जो कि खाली आपको सिर्फ मेडिसिन तक खर्चे निकल सकते हैं आपके। इसीलिए आपको जो पैसा मिलता है रिटायरमेंट के बाद, जो पूंजी आपको मिलती है वही आपके काम आएगी। जैसे पीएफ की राशि है, ग्रेच्युटी और फुल एंड फाइनल में जैसे किसी का लीव एनकैशमेंट है, बोनस, ये जो भी पेंडिंग रहते हैं वो एक अच्छा खासा अमाउंट आ जाता है आपको। और वो अमाउंट आपको सुरक्षित जगह पे निवेश करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके जो फ्यूचर लाइफ है, समझो 60 है तो आपको कम से कम 25 साल तक तो पकड़ के चलना चाहिए आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और अगर आप कंपनी चेंज करते हैं कभी तो भी पीएफ आप कंटिन्यूस रखने का, उसको आप निकालना नहीं चाहिए उसको। नॉर्मली अपना जब सर्विस रहता है तो अपना सेविंग प्राइवेट वालों का कम ही होता है, जैसा बच्चों की स्कूल है, कॉलेज की फीस है, या घर घर खरीदना होता है आपका जैसा ही है, या कोई बीमारी वगैरह के आता है, तो मैक्सिमम उसी में निकल जाता है। और अपना सेविंग का फिर बहुत देर तक के बाद आँख खुलती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और नॉर्मली एक अभी रिटायरमेंट का जो पैसा आता है तो ऐसा लगता है कि चलो थोड़ा पैसा आ गया, चलो थोड़ा एंजॉय करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं कि आप एंजॉय करना है थोड़ा, लेकिन उसको एक लिमिट तक संभल के करने का। नॉर्मली आजकल जो जब लोग रिटायर होते हैं तो उनके घर में
एक आध लोगों का जनरली शादी पेंडिंग रहा है, क्योंकि आजकल बच्चे 30 के बाद ही शादी कर रहे हैं, तो वो एक आपको एक खर्च के लिए एक अमाउंट लगेगा, ऐसा कि वो एक पेंडिंग रहता है। जो पहले के ज़माने में नॉर्मली सबके शादियाँ हो के बच्चे भी हो जाते थे। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको मैं बताता हूँ, कोई भी आपको जो फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, तो एक अच्छा एडवाइज़र आप ले लीजिए कि वो आपको गाइड करके कि कहाँ-कहाँ पैसा डालना चाहिए। क्योंकि आजकल मार्केट में इतने सारे ऐप्स है, इतने सारे एडवर्टाइज़ है और इतने सारे लोग हैं, उसमें आप भूलैया के चक्कर में जाके आप कहीं भी निवेश कर देंगे, फिर आपके हाथ में एट द एंड कुछ आएगा नहीं। क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया है, उसमें भी काफ़ी ये स्कीम्स आते हैं, ये आते हैं, तो आदमी कभी-कभी उसमें फँस सकता है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट है, आप आपके नाम पे या मिसेज़ के नाम पे करना, मेरा ऐसा मानना है। और इसमें अगर आपके नाम पे घर है, तो आपके घर नाम पे ही घर रखो, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपका खुद का घर रहेगा, तो मानसिक शांति मिलती है और रिटायरमेंट जो बहुत ज़रूरी होता है। जो भी आप रिटायरमेंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप और आपके मिसेज़ दोनों का विचार-विमर्श करके करना चाहिए। और जो भी आप पैसा की योजना बनाते हैं, उसके साथ आपका सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, और डिसिप्लिन में रहना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि आपका रिटायरमेंट का जो भी प्लान रहेगा, कम से कम नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए बनाना चाहिए, आपके और आपके वाइफ के लिए। तो इसमें फर्स्ट है, आप जनरली कंपनी में रहते हैं, तो कंपनी का मेडिक्लेम रहता है, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। लेकिन जब जैसे आप रिटायर होते हैं, तो आपका वो कंपनी का मेडिक्लेम बंद हो जाता है। तो आपको फर्स्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये करना चाहिए कि आप खुद का एक मेडिक्लेम अच्छा खासा लेना चाहिए, कम से कम 10 लाख का, कम से कम। आयुष्मान कार्ड तो रहता है, लेकिन आयुष्मान कार्ड क्या हर हॉस्पिटल में नहीं चलता है, फिर कोई दिक्कत आता है, तो वो पहले आप वो एक काम करना चाहिए। क्योंकि 60 साल के बाद तो बीमारियाँ भी बढ़ते हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी हो जाते हैं, तो मेडिक्लेम बहुत ज़रूरी है। ये इन्वेस्टमेंट प्लान करते टाइम आपको एक दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपका मंथली एक्सपेंसेस कितना है, और उसके हिसाब से फिर आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ-कहाँ करने का है और आपको मंथली कितना इनकम चाहिए। नॉर्मल आजकल के जीवन में 2 या 3 लोगों का परिवार है, तो बेसिक खर्चा जो है 25 से 30,000 होता है। और लेकिन आपको थोड़ा हायर साइड पे उसको पकड़ना पड़ेगा, तो कम से कम 50,000 पर मंथ आपको करना पड़ेगा। और वो हर साल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो बोलते हैं उसको, महंगाई का दर 6 से 7% बढ़ता है हर साल। तो उसको आपको ध्यान में रख के फिर आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होना चाहिए। और मैं एक आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ये कोई भी जो एटीएम है, पासवर्ड है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ये बहुत संभल के करना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत स्कैम चल रहे हैं और उसमें फँस सकते हैं और आपका पैसा सब गायब हो जाएगा। ऑनलाइन धोखाधड़ी में फँस सकते हैं, खाता खाली हो जाएगा, और आजकल ये डिजिटल अरेस्ट भी हो रहे हैं। कोई भी वीडियो कॉल करता है, मैं फलाँ बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, अपना कुछ ट्रांजैक्शन में गड़बड़ है वगैरह, तो प्लीज़ ये जाँच से भी बताइए। और आपके आपके खुद पे भरोसा करके फिर आगे चलना चाहिए। सेकंड है, आपके सेविंग अकाउंट में कम से कम 4 या 5 लाख होना चाहिए, जो कि इमरजेंसी के लिए कभी भी लग सकते हैं, जो आप कभी भी निकाल सकते हैं या कभी भी खर्चा कर सकते हैं। अभी एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इन्वेस्टमेंट का बताऊंगा ये बोर्ड पे, तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगा। और आजकल और एक है कि जो आपके जो फाइनेंशियल जो भी गाइड्स है, या आपको यूट्यूब, सोशल मीडिया या कोई भी ये एडवाइज़र, नॉर्मली जो यंग लोग हैं उनके ऊपर ही ज़्यादा फोकस करते हैं कि आपको इतना इन्वेस्ट करना चाहिए, रिटायरमेंट तक आपको ये पैसा मिलेगा, ऐसा-ऐसा स्कीम्स में करो। लेकिन एक्चुअल आदमी अगर रिटायर हो गया, उसके बाद उसका जो सेकंड इनिंग चालू हो जाता है, उसके बारे में थोड़ा कम जानकारी है और बेसिक जानकारी कम मिलती है। तो अभी जैसा मैंने आपको कहा कि मैं खुद अभी रिटायर हो गया, तो मैं अच्छे से वो सिचुएशन को समझ सकता हूँ, और आपके सामने मुझे जो समझ में आया तो सामने रख रहा हूँ। आपके ये रिटायरमेंट प्लान में
पहले मैं लिखता हूँ आपको रिक्वायरमेंट जो है, पर मंथ 50,000 समझो अभी अमाउंट लिखता हूँ मैं। तो इस बेसिस पे आपको सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उसमें आपको पहले आपका पेंशन जो आता है, मैं उसको 5,000 पकड़ लेता हूँ। एक्चुअली हालांकि 4,500 ही है। सेकंड एक इम्पोर्टेंट स्कीम है जिसको SCSS जो बोलते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। एकदम बढ़िया स्कीम है ये, लेकिन खाली आपको 60 इयर्स कंप्लीट हुआ है उनके लिए ही है, 60 ईयर प्लस। और यहाँ इसमें आप मिनिमम 1,000 से लेके 30 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जो है ना स्कीम वन टाइम है, वन टाइम। ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो बताया, इसमें जैसा बोला ये वन टाइम है इन्वेस्टमेंट। ये 5 साल के लिए है पहले, 5 इयर्स, प्लस बाद में आप 3 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं इसका। 5 साल का मैच्योरिटी है, बाद में 3 साल, तो 8 साल तक आप इसको रख सकते हैं। और इसमें 8.2% इंटरेस्ट जो कि फिक्स अमाउंट है, फिक्स इंटरेस्ट है। इसमें ये मार्केट लिंक नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको मार्केट में उल्टा पुलट भी है या कुछ कम ज़्यादा भी होता है तो ये आपका 8.2% रहेगा। और ये निकालना बहुत आसान है। ये आप कोई भी पोस्ट ऑफिस प्लस नेशनल बैंक जैसा SBI प्लस HDFC प्लस ICICI में निकाल सकते हैं। आपको इसके लिए खाली पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और आपको जैसा बोला ये आपको इंटरेस्ट क्वार्टरली मिलेगा। आप अगर सपोज मानो 15 लाख इन्वेस्ट करते हैं वन टाइम, तो आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट जो है 30,750 मिलेगा। और इसको ही मंथली करेंगे तो 10,250 मंथली कैलकुलेट करेगा तो मिलता है, तो क्वार्टरली है। और अगर आप 30 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्वार्टरली जो है ना इंटरेस्ट हो जाएगा 61,500 और मंथली आएगा 20,500। ये बहुत सुरक्षित योजना है। इसमें आपको 86 के तहत 1.5 लाख तक टैक्स बेनिफिट है। अभी अपना टारगेट तो 50,000 का है, तो उसके लिए सेकंड बेस्ट ऑप्शन और है इन्वेस्टमेंट का SWP, जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक
विड्रॉल सिस्टमिक प्लान, ये एक्चुअली SIP के उल्टा काम करता है। SIP में हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्ट प्लान रहता है, इन्वेस्ट करते हैं आप हर महीने या लमसम। लेकिन SWP में अपन विड्रॉ करते हैं पैसा। तो किसी को भी लगे अरे विड्रॉ करते ये स्कीम ऐसा है तो अपना पैसा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन SWP में ये एक बेस्ट, एक जादुई ये बोलते हैं जिसको आप अक्षय पात्र, इसमें पैसा कभी भी खत्म नहीं होगा। कभी भी खत्म नहीं होगा पैसा, ये अक्षय पात्र है। और SWP बोले तो ये एक्चुअली एक वरदान है सबके लिए। इसमें एक कैसा रहता है कि आपको मैं समझाऊंगा कि ये जो प्लान आपको इसमें कम से कम 30 lakhs इन्वेस्ट करना चाहिए, लमसम रहता है ये। और 4 या 5 स्कीम में करना चाहिए, एक स्कीम में कभी भी नहीं करना चाहिए आपको, जो भी आपको फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बताएगा। अभी ये इन्वेस्टमेंट जो है ना, नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स में वगैरह इन्वेस्ट करता है ये लोग, और इसका कम से कम नहीं बोले तो भी एवरेज 12% आपको इंटरेस्ट मिलता है। कोई भी स्कीम लो आप, अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, आपको इसके ऊपर भी मिल सकता है, जैसा 15 या कोई 20% तक भी जा सकता है, लेकिन अपना एक एवरेज अगर पकड़ लेंगे तो आपको 12% तो इसमें मिल सकता है। तो 12% आपको एवरेज मिलेगा इसमें। अगर ये SWP कैसा वर्क करता है मैं आपको समझाता हूँ। आपको 12% जो मिलता है ना, आप उसमें विड्रॉ जो है ना, विड्रॉ आप निकालना जो है, सिर्फ 7% आप निकालेंगे उसमें से, 6 से 7%। तो उसमें से जो बैलेंस 5% रहेगा वो आपके इसमें ऐड होते जाएगा इन्वेस्टमेंट जैसा। और ये 7% क्यों पकड़ रहा हूँ कि नॉर्मली महंगाई का दर 6 से 7% रहता है, तो उतना आपको हर साल को अभी थोड़ा बढ़ाना चाहिए SWP में भी, फिर थोड़ा थोड़ा, लेकिन नॉर्मल 6% 7% पकड़ के विड्रॉ आप करते रहेंगे, तो जो बैलेंस 5-6% जो रहेगा फिर वो आपके इन्वेस्टमेंट में ऐड होते जाएगा। ये आपको कम से कम 15 साल के लिए लेंगे ना, 15 साल, तो बेनिफिट है। और इसमें 2 विकल्प रहते हैं, एक तुरंत आप चालू कर सकते हैं मंथली, या 1 साल के बाद आप रिटर्न लेना चालू कर देंगे SWP में। अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए तो आप अभी आज समझो इन्वेस्ट किए, समझो आज 29 जनवरी है, तो नेक्स्ट जनवरी या फरवरी से 2021 से आप इन्वेस्टमेंट वो तो निकालना चालू कर दीजिए, विड्रॉल मंथली जो मिलेगा आपको वो बताता हूं मैं। अगर आप अभी 30 lakhs पे 6% आप पकड़ेंगे इंटरेस्ट, तो ईयरली 1,80,000 होता है रुपीज। और यही अगर मंथली में करेंगे तो 15,000 पर मंथ आता है। ये आपको आप निकाल सकते हैं इसका। तो अभी अपना टोटल कितना हो गया, समझो पेंशन का 5,000, सीनियर सिटीजन का अपन ने निकाला है 30 लाख का पकड़ा है मैंने, 20,750, और SW के अभी जो निकाला अपन 15,000, तो ये करीब 40,250।
लेकिन अपना रिक्वायरमेंट तो 50,000 का है पर मंथ। तो इसके लिए आपको जो है ना 50 लाख इन्वेस्ट करना चाहिए एसडब्ल्यूपी में। अभी 50 लैक्स एसडब्ल्यूपी करेंगे आप और इसका 6% है, तो सालाना 3 लाख रुपीज आपको इंटरेस्ट मिलेगा और महीने का इंटरेस्ट जो है आपको मिलेगा 25,000। तो अगर आप बाकी का जोड़ देंगे तो आपको 50,000 का आंकड़ा जो है आप इसको जोड़ सकते हैं। आपको 50,000 पर मंथ आपका मिलना चालू हो जाएगा। जो मैं अभी जोड़ के दिखाता हूँ, अभी हो गया ये पेंशन का हो गया, पेंशन फिर सीनियर सिटीजन का मिला के फिर एसडब्ल्यूपी, ये मिला के आपका प्लान पर बराबर है। और फोर्थ आपका इन्वेस्टमेंट है कुछ इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी प्लस ट्रैवल प्लान। $15 लाख जो है ना आपका पास एफडी रहना चाहिए, एफडी जो कि लिक्विड फंड रहता है और उसको आप कहीं भी कभी भी निकाल सकते हैं। और आपके पास समझो कोई प्लान है, जैसा मैं अभी पहले ही बताया था कि शादी है या कोई आपका और दूसरा कोई ये है, तो और आप एडिशनल 10-1 लाख आपके एफडी आप आपके मिसेस के यहाँ से चालू कर सकते हैं। एसडब्ल्यूपी भी आप दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा अभी मैंने समझो मैक्सिमम 50 लाख लिया ना, तो 30 लाख आप में, 20 लाख आपके वाइफ के नाम पे, प्लस एफडी भी जो है आप आपके वाइफ के नाम पे कर दीजिए, तो ताकि टैक्स थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हालांकि अभी टैक्स जो है 12 लाख पे जो है ऑलमोस्ट नील कर दिया है, फिर भी कैपिटल गेन और ये सब मिला के टू अवॉइड जो टैक्स लगना है, तो आपका सिर्फ ये सीनियर सिटीजन स्कीम 60 प्लस के लिए है और आपका वाइफ मोस्टली 60 नहीं रहेगा। तो पहले आप सीनियर सिटीजन तो आपके नाम पे निकालने का, एसडब्ल्यू पे और एफडी जो है आप दोनों में डिवाइड करने का। और जैसे वाइफ का 60 साल हो जाता है, 60 ईयर प्लस हो जाता है, तो उनका भी आप सीनियर सिटीजन में 15 लाख या 30 लाख जैसा मैं बताया उसमें आप कर सकते हैं। तो इतना सब ये करेंगे तो आपका आई होप रिटायर्ड लाइफ अच्छा हो जाएगा। तो